हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और हम डिस्कस करेंगे मुग़ल सल्तनत के बारे में। बिल्कुल ये हमारा मध्यकालीन भारत मतलब मिडीवल हिस्ट्री चल रही है, जिसमें हमने अपनी दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया। हमने दिल्ली सल्तनत में देखा गुलाम वंश के बारे में, खिलजी, सैयद, तुगलक और अंत में था लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का अंतिम रूलर था इब्राहिम लोधी और उसी को हराकर बाबर ने मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की थी। तो हमें मुग़ल सल्तनत के बारे में बात करनी शुरू करनी है। बेसिकली 1526 से अगर आप बात करना शुरू करते हैं और 1857 तक जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो पीरियड है वो मुग़ल पीरियड के नाम से ही जाना जाता है। इसको हम मुग़ल सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। तो फटाफट एक कॉपी और पेन अपने साथ रखेंगे। जो भी पॉइंट आपको लगते हैं प्रीलिम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको शॉर्ट में नोट करते जाइएगा। बाकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दी जाएगी, पर फिर भी हैंड रिटन नोट्स बनाने की आदत बनाइए, क्योंकि मुग़ल सल्तनत से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाइए, आपको मुग़ल सल्तनत से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मुग़ल सल्तनत बहुत ही लंबा है, जैसा कि मैंने बताया 1526 से लेके 1857 तक। लेकिन बेसिकली हम जो बातें करते हैं वो हम 1526 से लेके 707 तक करते हैं। मतलब बाबर से लेके औरंगजेब तक की बातें होती हैं, और औरंगजेब के बाद होते हैं मतलब और भी लोग होते हैं, फर्रुख सैयर होते हैं, बहादुर शाह होते हैं, बट उनका पीरियड उतना पावरफुल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ही बातें करनी होती हैं। लेकिन 1526 से 1707 तक हमें काफ़ी सारी बातों को डिटेल में करना होता है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ, जो लोग भी मेरे साथ मुग़ल सल्तनत को पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो ये फैमिली ट्री आपको दिखाई दे रहा है। हमें जिनके बारे में डिटेल से बातें करनी है वो ये लोग हैं। मुग़ल सल्तनत जो है वो लगभग 6 पार्ट्स हम यहाँ पर लेकर आएंगे, और 6 पार्ट में आपका मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि इतना बड़ा है, एक ही सेक्शन में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में, 1526 से 1630। फिर बाबर का सॉरी ये 1530 है ना, 4 साल। फिर बाबर के बाद आते हैं उनके बेटू हुमायूं, 1530 से 1556। और इसके बीच में हमको एक और व्यक्ति के बारे में बात करनी है, वो है शेर शाह सूरी, है ना। तो बाबर और हुमायूं के साथ हमको यहाँ बीच में शेर शाह सूरी की भी बात करनी है। फिर अकबर आते हैं 1556 से 1605। अकबर के बाद उनके बेटे सलीम, जिनका नाम जहांगीर है, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब 1707। तो इन लोगों के बारे में हमें एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है। तो कुछ और बातें एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मुग़ल पीरियड में कौन सी कैपिटल रही थी, कौन सी भाषा थी, कौन सा धर्म फॉलो करते थे ये लोग। तो एक पूरा इस जो पूरा मुग़ल एरा है, इसका एक ब्रीफ हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनका पीरियड 1526 से लेके 1856 एडी के बीच में माना जाता है। इन लोगों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो दीवाने खास दीवाने आम में कोर्ट में बोली जाती थी, वो पर्शियन लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज रूलिंग क्लास के लिए थी, रूलिंग क्लास के लोग जनरली बोलते थे, वो थे जबान ए उर्दू। ठीक है। अगर हम बात करें कि रिलीजियस पर्पस के लिए अरबिक भाषा का उपयोग भी करते थे, और ये लोग चगताई, बेसिकली बाबर जो था वो चगताई तुर्क था, इसलिए चगताई तुर्क भाषा का प्रयोग भी बाबर के द्वारा किया गया है। तो बाबर का जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में है, और ये क्वेश्चन अभी अभी कुछ समय पहले केबीसी में भी पूछा गया था। तो चगताई तुर्क था जो बाबर था, इसलिए मुग़ल डायनेस्टी को चगताई तुर्क के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन अकबर जब आते हैं तो दिन्ने-लाही धर्म की शुरुआत करते हैं। तो 1582 से 1605 तक आपको दिन्ने-लाही रिलीजन भी देखने को मिलेगा। अब कैपिटल की बात कर लेते, तो इन लोगों की 4 कैपिटल रहती हैं। आगरा भी रही है, लाहौर भी है, फतेहपुर सीकरी भी है, और दिल्ली शाहजहानाबाद भी है। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सी मुग़ल सल्तनत की कैपिटल नहीं रही है या रही है। तो आगरा भी रही है, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और शाहजहानाबाद का दिल्ली। तो ये 4 कैपिटल रही हैं। तो आज हमें जो बात करनी है वो बाबर के बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे पहले ही बता देती हूँ, सेशन के दौरान आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा, और आपको जैसे ही आंसर पता चलता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बाबर डाई ऑन 26 दिसंबर 1530।
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है आरामबाग, आगरा में। आफ्टरवर्ड हिज बॉडी वॉज टेकन टू एंड द buried एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह। फिर उनके पहले तो इनिशियली उनकी जो बॉडी होती है आगरा के आराम बाग में दफनाते हैं, लेकिन उनके शरीर को बाद में कहाँ पर ले जाके दफनाया जाता है, तो उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्लियर है? चलो हम बाबर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर और मुगल सल्तनत बाबर। ठीक है, बाबर जो है वो फाउंडर कहलाते हैं मुगल सल्तनत के। अब बाबर ऐसे व्यक्ति हैं जो तैमूर लंग और चंगेज़ खान दोनों से रिलेटेड हैं। तो इनके जो फादर साइड थे वो तैमूर लंग से संबंधित थे, इनकी माँ जो थी वो चंगेज़ खान से संबंधित थी, मंगोलियाइट थे। तो दोनों का मिक्सचर जो है वो बाबर है। इनका एक्चुअल नेम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। ये चगताई तुर्क थे। इनका जो इनिशियल टाइटल था वो मिर्ज़ा था। इनका इनिशियल टाइटल क्या था? मिर्ज़ा था। और बाद में ये पादशाह, मतलब बादशाह की जगह क्या है, पादशाह का टाइटल बाद में ये धारण करते हैं। इनिशियली इनका जो टाइटल होता है वो मिर्ज़ा होता है, लेकिन 11 साल की उम्र में ही इनके जो फादर होते हैं, आप लोगों ने देखी भी होगी द एम्परर करके जो पूरी वेब सीरीज़ आई है, तो 11 साल की उम्र में ही इनके फादर की डेथ हो जाती है, शेख मिर्ज़ा की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो इनका पैतृक जगह होती है फरगना, आप देख सकते हैं यह है फरगना वैली, तो फरगना के किंग बन जाते हैं 11 साल की उम्र में बाबर। लेकिन कुछ लंबे समय तक इसके पास फरगना रह नहीं पाता है। शिवानी खान को आपने देखा होगा, वो फरगना पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद एक काबुल और कंधार पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय तक ही इनका रूल रह पाता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक भी काबुल और कंधार में नहीं रुक पाते। ठीक है, तो इसलिए ये एशिया मतलब सेंट्रल एशिया मतलब भारत की तरफ अपनी निगाहें बना के रखते हैं कि हम भारत में हमला करेंगे और कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे जहाँ पे वो शांति से रह सकें। तो पहला रीज़न तो ये था भारत पर हमला करने का। दूसरा रीज़न, काबुल उतना रिच प्लेस नहीं था, वहाँ की जनता इतनी खुश नहीं थी, पैसों की कमी थी। तो एक रीज़न जो था कि बहुत सारी धन संपत्ति, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत धन संपत्ति हम लूट कर भी आएँ। और तीसरा जो फैक्टर था अपॉर्चुनिटी कैसे, जब ये हिंदू कुश के पास जाते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत का रूलर है इब्राहिम लोदी और पंजाब का जो उस समय गवर्नर है दौलत खां, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। उनके बेटा दिलावर खां पर अत्याचार कर रहा है इब्राहिम लोदी, तो दौलत खां के साथ ये रिलेशन बनाता है और दौलत खां इसको इनवाइट करता है कि आप भारत आओ और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम रूलर है इब्राहिम लोदी उसको हटाओ। साथ ही साथ राणा सांगा भी इनविटेशन भेजते हैं किसको, बाबर को, कि आप भारत आइए और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाइए। क्योंकि राणा सांगा के दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि तैमूर लंग और चंगेज़ खान जो लोग थे, इनके जो वंशज हैं, वो लोग आते हैं, उनको रूलिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भारत आएंगे, धन संपत्ति को लूटेंगे और चले जाएंगे, मतलब रुकने का इरादा नहीं होगा, ऐसा राणा सांगा का दिमाग है। लेकिन राणा सांगा तो गलत प्रूफ हो जाते हैं। बाबर आता है, लड़ाई करता है और भारत में ही रुक जाता है। ठीक है, तो क्या ये भारत में बैटल ऑफ पानीपत जो है, क्या ये भारत में बाबर का पहला हमला था या पहली बार इसने इन्वेट किया था? आंसर है नो। अगर हम 1518, 1519 के आसपास चलते हैं तो यूसुफ जई जो एक ट्राइबल ग्रुप है उस पर भी बाबर ने इसके पहले हमला किया था, उनके एरिया को कैप्चर कर लिया था और फिर खैबर पास से ये वापस जो है वो पेशावर लौट गया था। ऐसा इन्होंने अपनी बाबरनामा में लिखा है। इन्होंने ये भी लिखा है कि इस वॉर में उन्होंने तोपों और बारूद का उपयोग किया था। तोपों और बारूद का उपयोग सबसे बड़े स्किल पे जो है वो बाबर के द्वारा ही किया गया है। अब मुगल सल्तनत की शुरुआत करने का जो एरा शुरू होता है वो पानीपत के बैटल से होता है। तो दौलत खां ने, राणा सांगा ने बाबर को भारत में इनविटेशन भी दिया कि आप इब्राहिम लोदी से फाइट करो। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और बाबर जो है वो आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली सल्तनत खत्म होकर मुगल सल्तनत की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से मुगल सल्तनत की नींव रख दी जाती है और दिल्ली और आगरा को भी कैप्चर कर लिया जाता है। अब बाबर का जो समय था, तो बाबर ने 4 साल तक रूल किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इन 4 साल में इसने 4 बैटल लड़ी हैं। बाबर ने 4 ईयर में 4 बैटल यहाँ पर लड़ी हैं। तो एक एक करके हम उन बैटल्स पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ बाबर के द्वारा लड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
जब वो भारत में आता है तो पातशाह हिंदुस्तान का सम्राट खुद को घोषित कर लेता है, ये ठीक है। अब खनवा का युद्ध, बैटल ऑफ खनवा 1527। अब पानीपत का बैटल हो गया है 1526 में। राणा सागा ने इसको बुलाया था। अब सोच रहे हैं राणा सागा कि ये लौट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो राणा सागा और बाबर के बीच में बैटल ऑफ खनवा होता है, जिसमें राणा सागा बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। तो ये बाबर की एक विक्ट्री हो जाती है। खनवा का युद्ध, खनवा के युद्ध में भी ये तोपों का, बारूद का उपयोग करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि पानीपत के बैटल में इन्होंने तुगलमा पद्धति, तुगलमा मेथड का उपयोग किया था युद्ध के लिए, बैटल के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया था। जैसे कि गौरेला बैटल होती है, वैसे तुगलमा बैटल भी होती है। तो तुगलमा बैटल का यूज़ पानीपत के बैटल में अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी किया था बाबर ने, पहली चीज़। दूसरी बात, इन्होंने तोपखानों का, बारूद का उपयोग करा था। तो अब पूछा जाता है कि तोपखाने या फिर बारूद का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, तो उस्ताद खां और मुस्तफ़ा खां। तो उस्ताद खान और मुस्तफ़ा खान जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे थे, बारूद और आपके तोपों का डिपार्टमेंट देख रहे थे। अब प्रश्न आता है कि बारूद और तोपों का उपयोग करने के लिए उसने कौन सी मेथड यूज़ की, तो याद रखेंगे उस्मानी मेथड। कौन सी मेथड यूज़ की इसने, उस्मानी मेथड का प्रयोग किया था, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, पानीपत के बैटल के साथ मुगल सल्तनत की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर तुगलमा मेथड का यूज़ करता है, तोपों और बारूद का उपयोग करता है, जिसका हेड उस्ताद खान और मुस्तफ़ा खान होते हैं, और तोपों को अरेंज करने के लिए उस्मानी मेथड का उपयोग करता है। सेकेंड बैटल, बैटल ऑफ खनवा थी, 1526 में हुई, राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। यहाँ से ये बात श्योर हो जाती है कि आने वाले लगभग 200 to 300 ईयर्स तक अब मुगल ही भारत पे रूल करने वाले हैं। अगला बैटल होता है राजपूतों के साथ, तो बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में होता है, राजपूत राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें काफ़ी सारी संख्या में राजपूत मारे जाते हैं और बाबर यहाँ पर भी जीत जाता है। तो बैटल ऑफ चंदेरी भी किसके द्वारा जीता गया, बाबर के द्वारा जीता गया। अंत में होता है बैटल ऑफ घग्गर 1526 में। तो देखिएगा, जब इब्राहिम लोदी मर जाते हैं तो उसके बेटे का नाम होता है महमूद लोदी, और महमूद लोदी खुद को दिल्ली का सुल्तान जो है वो डिक्लेयर कर देता है, दिल्ली को या कैप्चर करना चाहता है। साथ ही साथ बंगाल और बिहार के साथ भी बाबर के डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो बंगाल बिहार की अफ़गान सेना का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो महमूद लोदी होता है, ठीक है। तो अफ़गान और बिहार का, बंगाल का जो अफ़गान सेना है और बाबर के बीच में ये बैटल होता है, बैटल ऑफ घग्गर, जिसमें बाबर जीत जाता है और अफ़गानों की ये जो सेना है, बंगाल का उस समय सुल्तान कौन है, नुसरत शाह, ये लोग हार जाते हैं। इस तरीके से 4 बैटल जो है वो लड़ता है कौन, बाबर, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। अब बाबर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो बाबर जो है वो ये बागवानी करना, हॉर्टिकल्चर का बड़ा शौकीन होता है, इसलिए आगरा में ये नूरे अफ़गान नाम से एक गार्डन बनाता है। उसी नूरे अफ़गान को हम बाद में आराम बाग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 1530 में इसके मरने के बाद, डेथ के बाद आराम बाग में ही इनको दफनाया जाता है। लेकिन इनकी इच्छा होती है कि मुझे मरने के बाद मेरे काबुल में ही दफनाया जाए, तो इसलिए शेरशाह सूरी के समय इनको वहाँ पे काबुल में इनको दफनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने बाबरनामा लिखी है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि तुर्की भाषा में है, जिसको तुर्क बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब्दुल रहीम की अगर बात करें तो फारसी, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी अब्दुल रहीम के द्वारा किया गया है। ये जलवायु, क्लाइमेट के भी बहुत शौकीन है, लेकिन ये बाबरनामा में लिखते हैं कि भारत में नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने बाबरनामा में लिखा है, ठीक है। बाबरनामा में ये लिखते हैं कि भारत के लोग मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते, ऐसा भी इन्होंने बाबरनामा में मेंशन किया है। बाबरनामा में इन्होंने 2 हिंदू राजाओं का जिक्र किया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। कौन कौन से वो हिंदू किंगडम है जिसका जिक्र बाबरनामा में मिलता है, तो मेवाड़, जिसके राणा सांगा है, और विजयनगर। तो विजयनगर और मेवाड़ के राजा का जिक्र जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 2 हिंदू किंगडम का जिक्र भी बाबरनामा में मिलता है। 5 मुगल किंगडम्स का जिक्र, जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा बहमनी हो गया, दिल्ली हो गया, इनका जिक्र भी बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं कि मेरे समय का सबसे जो पावरफुल किंग है वो कृष्णदेव राय है।
कृष्णदेव राय को इन्होंने अपने ज़माने का, अपने साथ का सबसे पावरफुल किंग डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको बाबरनामा से देखने को मिलती है। ठीक है, कुषाणों के बाद ये बाबर पहले ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने कंधार पर कब्जा किया था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, इन्होंने नए नए व्यापार को मजबूत करने के लिए नई ट्रेड पॉलिसी लाई थी। वॉर के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किया करते थे। पातशाह की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ इनके पास एक और टाइटल था जिसका नाम है गाजी, तो गाजी टाइटल। तो जब इन्होंने खनवा का बैटल जीता था, खनवा का जब इन्होंने बैटल जीता था 1527 में राणा सांगा से, तब इन्होंने गाजी का टाइटल भी धारण किया था। तो इनके पास एक और टाइटल था, वो था गाजी का टाइटल। क्लियर। और इस तरीके से 1530 में फिर इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। कहाँ होती है डेथ? लाहौर में। दफनाते कहाँ हैं? आरामबाग आगरा में। पार्थिव शरीर को वापस अफगानिस्तान काबुल में ले जाके दफना दिया जाता है। ये सारी बातें तुर्क बाबरी मतलब बाबरनामा में देखने को मिलती हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने बाबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। तो आपको बेसिकली इन 4 बैटल्स के बारे में याद रखना है, जिससे मैच द कॉलम में या इनका सीक्वेंस कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया जाता है। तो मैंने कैसे याद रखा था, अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद को देखा, फिर घर गया और फिर मर गया। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था ये कि पहले बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, चांद को देखा, घर गया और मर गया। तो एक ट्रिक तो ये होती है इसके बैटल्स को याद करने की। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि पानीपत का युद्ध, खनवा का, चंदेरी का और घग्गर का। सीक्वेंस वही है 1526, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे स्टार्टिंग में मिल गया था, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम बाबर के जो बेटे हैं हुमायूं, उनके बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है।